उम्मीद थी वो अब फिलहाल खत्म हो चुकी है। मेलबर्न टेस्ट में भारत की बड़ी हार हुई है, 182 रनों से पीछे रह गई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-2 से भारत पीछे है। अब यशस्वी जायसवाल आउट हो गए हैं और इस पर सवाल उठा है। राजीव शुक्ला ने थर्ड एम्पायर के फैसले पर सवाल उठाया है कि यशस्वी शुक्ला नहीं, जायसवाल को आउट नहीं करना चाहिए था। और चलिए राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। इस बीच एसआई भर्ती पर किरोड़ी लाल का बड़ा बयान सामने आया है। एसओजी ने पेपर रद्द करने का कह दिया है। एजी ने भी पेपर रद्द करने की बात कह दी है। कैबिनेट सब कमेटी ने भी पेपर रद्द बात कही है। अब मुख्यमंत्री के हाथ में ही कब रद्द करेंगे, ये बात किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा एसओजी के पेपर को लेकर लगातार ये बयान दे रहे थे और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके भी पक्ष में बोल रहे थे कि ये रद्द होना चाहिए। अब क्योंकि लगातार मीटिंगें हो रही है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसओजी पेपर रद्द करने को लेकर तो बाकी सब लोग कह चुके हैं, लेकिन अब फाइनल डिसीजन सीएम के हाथों में। एसओजी को जांच दी, उस एसओजी ने पेपर रद्द करने का कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। अभी तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही कब इसको रद्द करेंगे। और यहाँ तक इंट्रोगेशन में आ गया कि एक मेंबर बाबूलाल ने 30 दिन पहले पेपर रामूराम रायका को दे दिया। अब 30 दिन पहले जो पेपर मिल गया वो कितनी जगह गया होगा, तो वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये भर्तियां रद्द होनी चाहिए, मैंने अब भी कहा। तो सर क्या कारण रहा है कि फिर जब इतनी सब चीज़ें आ गई उसके बावजूद कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है? कारण तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मेरे को कारण पता होता तो मैं बता देता। तो क्या ये माना जाए कि इसका क्रेडिट जो है वो पूरा आपको मिल जाएगा, इस कारण से सरकार बच रही है? नहीं, ऐसा कोई व्यक्तिगत को विशेष को क्रेडिट मिले नहीं मिले ये मामला नहीं है। कोई गहरा सोच विचार हो रहा होगा और लीगल राय ली जा रही होगी। माना रद्द कर दें तो कोई कोर्ट में जाके नहीं अटक जाए, इसकी गहन जांच सीएमओ कर रहा होगा। दिल्ली में वोटर लिस्ट में गड़बड़ झाले की खबर दिखाए जाने के बाद अब उस खबर पर बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल के बाद वोटर लिस्ट से 12 वोट हटाने का फैसला किया गया। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फर्जी वोटर लिस्ट पर बड़ा एक्शन। वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे फर्जी वोट। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले दिखाई थी खबर। यहाँ पर ना कोई छत है, ना कोई दीवार है, ना कोई लोग हैं, पर यहाँ पर तकरीबन 26 के लगभग जो वोट है वो बने हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में फर्जी वोटर लिस्ट के मामले पर अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल के बाद उन 12 वोटों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिनके वोट इस मीटर के आधार पर बनाए गए थे। और यहाँ इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ T82, जो मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ, इस जगह अब आपको मैं कैमरे पे दिखाती हूँ कि कितने वोट यहाँ पर इस जगह पे बने हुए हैं। ये जो मेरे हाथ में पूरी लिस्ट है, यहाँ पर आप जहाँ जहाँ एड्रेस देखते जाएंगे ये सब T82 के एड्रेसेस हैं सब। यहाँ पर कुल मिलाकर इस खाली प्लॉट की जब हम बात कर रहे हैं, इस खाली जगह की जब हम बात कर रहे हैं, ये जो पन्ने नज़र आ रहे हैं, ये इस पर आप देखें तो ये एड्रेस आपको नज़र आएंगे। T82 देख पा रहे हैं, T82, यहाँ T82, ये सारे वोट इस जगह के बने हुए हैं। T82 इसी पते के आधार पर 26 वोट बनाए गए थे। इसी की पड़ताल के बाद ये पता चला कि 14 लोग आसपास के मकानों में किराए पर रहते हैं, जबकि बाकी 12 लोगों का कोई अता पता नहीं। यही वजह है कि अब वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसमें साजिश का एंगल दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पिछले 15 दिनों में बीजेपी ने हजारों वोट कटवाने और फर्जी वोट जड़वाने की एप्लीकेशन दी है। दिल्ली चुनाव में हार मानकर बीजेपी अब बेईमानी पर उतर आई है। इनके पास न मुख्यमंत्री का चेहरा है और न ही कोई ठोस उम्मीदवार। वोट कटवाने
और फर्जीवाड़े के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रतिमाह की महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी बौखला गई है। लेकिन दिल्ली की जनता इन साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगी। दिल्ली एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार को चुनेगी। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अवैध मतदाता के बल पर चुनाव जीतती आई है। 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले 2015 से पहले अचानक 14 लाख वोट दिल्ली में बढ़ जाते हैं। 2000 और आम आदमी पार्टी जीत जाती है। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले अचानक 9 लाख वोट दिल्ली में बढ़ जाते हैं। आम आदमी पार्टी फिर जीत जाती है। लेकिन इस बार इनकी ये चोरी पकड़ी जा रही है, लेकिन ये अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। 23 तारीख को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया, तो 24 तारीख को ये एक विधानसभा है, सिर्फ नरेला। 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशन हैं। दिल्ली के अंदर हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवा रही है, यूपी बिहार के लोगों का वोट कटवा रही है, वर्षों से दिल्ली में रहने वाले लोगों का वोट कटवा रही है, और ये एक प्रकार का चुनावी घोटाला करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। जांच होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो दुरुस्त किया जाना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी करती है, मेरे लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ, और महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ तो वहाँ 1,000 2,000 वोट काट दिए गए थे। शिकायत भी कही गई, उसका समाधान नहीं हुआ है। ये जांच होनी चाहिए और ये सबके साथ में पूरे देश में हो रहा है। उधर दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पे जो मुहिम चल रही है उसमें साउथ डिस्ट्रिक्ट को कल फिर एक नई कामयाबी मिली। हम लोगों ने 7 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े हैं। इसके अंदर से 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। हमने लास्ट वीक भी 5 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट पकड़े थे और अरेस्ट भी किए थे फर्जी दस्तावेज के मामले में। सर, किस तरीके से यहाँ रह रहे थे और कैसे पुलिस को जानकारी मिली और यहाँ क्या काम करते थे? हमारा जो पिछला केस था जिसमें 5 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े थे, उसी केस में आगे फर्दर लीड्स मिली तो हमें मालूम चला कि 7 और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स घूम रहे हैं। उनको हमने जब अप्रीहेंड किया तो मालूम चला उनके पास बांग्लादेशी आईडीज हैं और वो लोग कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं और कुछ ब्यूटी पार्लर में काम करने की तैयारी कर रहे थे। दरअसल दिल्ली में नकली दस्तावेजों के साथ नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब जगह जगह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की खबरें आई। यही वजह है कि चुनावों से ठीक पहले वोटर लिस्ट से वोटों के काटे जाने का मसला सियासी वार पलटवार की वजह बन गया है। पटना में बीपीएससी के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन का मामला तूल पकड़ता जा रहा। रविवार को हुए हंगामे और लाठीचार्ज के बाद इस मामले में प्रशांत किशोर समेत 600 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगा है। देखें रिपोर्ट। बीपीएससी के खिलाफ उबाल, पटना में मचा बवाल। जेपी गोलंबर पर पुलिस बनाम प्रदर्शनकारी छात्र। प्रदर्शनकारी छात्रों पर चली लाठियां और वाटर कैनन। प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने का आरोप। रविवार रात आई इन तस्वीरों ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। छात्रों पर लाठियां भांजी गई। भयंकर सर्दी में छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बवाल में कई छात्र घायल हो गए, जिन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। इसी बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों पर छात्रों को धमकाने का आरोप लगाया गया है। नया नेता भी
अरे आप नेता हैं, हम लोग बात सुनो। अभी हाँ अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए थे, हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए। पप्पू यादव का आरोप है कि प्रशांत किशोर छात्रों के प्रदर्शन पर राजनीति कर रहे हैं। हम तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मॉरल सपोर्ट, बच्चे को मॉरल एक पिता की तरह, भाई की तरह एक ताकत मिले। और कौन लोग आता, आप लोग तो झूठ फूसका, फ्रॉड किशोर, तो ये धनस्वरा, ये सारा फ्रॉड को आप ही लोग बोलते हैं। और वो रात में आकर के जिस तरीके से बच्चों को गाली गलौज किए हैं, सरकार तक बात पहुंच गई है। अब सर प्रश्न उठता है कि सरकार हमारी बातों को मानती है कि नहीं मानती है। दरअसल रविवार रात प्रशांत किशोर भी बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान मौके पर मौजूद थे, लेकिन उनके जाने के बाद अचानक प्रदर्शन हिंसक हो गया। नतीजा ये हुआ कि छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पानी की बौछार की। इस मामले में प्रशांत किशोर समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे हैं। क्या हमने क्या बिगाड़ा है? कभी पत्थरबाजी की है, गाली गलौज किया है, अपना हक मांग रहे हैं। देखिए पूरा भींगे हम लोग, पूरा मेरा चश्मा तोड़ दिया है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मेरे साथ क्या हुआ, पुलिस आया, मेरा ऐसे चश्मा नोचा, चश्मा ऐसे तोड़ के फेंक दिया। पहली बात, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक से धुंधला दिख रहा, सर में दर्द, मेरे उंगली में डंडा लगा, उंगली मेरा सूज गया, टूट गया। मेरे पैर में मारा है, पैर सूज गया। शांतिपूर्वक वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो कोई क्यों ही चैलेंज करके आया कि हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद क्या है, पूरा आंदोलन का पीछे क्या है, और उसके लिए सारा दोषी वो होगा। इसलिए कि वो बोला कि जब तक आप हैं, जानना चाह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल नहीं पिटाई होता, न हमारा आंदोलन इस तरह से चित्र बितर होता। आज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से हुआ है। अगर आया भी तो साथ अंतिम टाइम तक क्यों नहीं रहा, क्यों अलग होकर चले गया, बताइए। प्रशांत किशोर थे, वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। उनको अंतिम लास्ट में हम रोकने का प्रयास किया तो बोलते हैं कि तुमको ज्यादा खून गर्म हो गया है, जाओ यहाँ से। बीपीएससी छात्रों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पटना में बीपीएससी छात्रों के खिलाफ हुए लाठीचार्ज को लेकर पूरे बिहार में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। आरा से लेकर दरभंगा तक छात्र प्रदर्शन पर आमादा हो गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्र ट्रेनों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और जगह जगह ट्रेनों को रोका जा रहा है। फिलहाल छात्र इस मामले में लगातार अड़े हुए हैं और अपनी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर वो लोग कौन हैं जो प्रदर्शन की आड़ में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। वहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके बीच एलओसी पर सेना के जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। बर्फ से घिरे बॉर्डर वाले इलाके में सेना के जवानों का जोश आई है, जिसे देख दुश्मन भी कांप उठे। इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। सर्दी का सितम, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। जवानों का दम, एलओसी पर पेट्रोलिंग जारी। माइनस के नीचे पारा, जोश है हाई। बर्फिस्तान में जवान, दुश्मनों की शामत आई। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। लोग रजाई और कंबल में रहकर अपना समय गुजार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर तैनात जवान बर्फीले रेगिस्तान में अपनी जान जोखिम में डालकर देश की हिफाजत कर रहे हैं। एलओसी पर खून जमा देने वाली ठंड और 20 से 30 हजार की फीट की ऊंचाई पर जवान सीमा की सुरक्षा पर डटे हैं। दिसंबर के महीने में जहां पर हल्की बारिश से भी आम इंसान ठिठुरने लगता है, वहीं भारतीय सेना के जवान भारी बर्फबारी में भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बर्फबारी में अलर्ट मोड पर रहते हैं। आपको बता दें कि जम्मू संभाग में साल 2024 में कई आतंकी घटनाएं हुई, कई घुसपैठ की कोशिश को भी अंजाम दिया गया, कई हमारे भारतीय सेना के जवानों को शहादत मिली और कई आतंकियों को भी ढेर किया गया। इस समय हम पुंछ एलओसी पर पीर पंजाल एरिया में हैं, जहां पर लगातार एलओसी पर भारतीय सेना के जवान अलर्ट मोड पर हैं। पाकिस्तान में बैठे आका लगातार सोशल मीडिया के जरिए ओजीडब्ल्यू की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि पिछले एक साल में जम्मू संभाग के डोडा, भदरवाह, राजौरी, इन ऐसे बर्फबारी वाले भी इलाकों में घुसपैठ की कोशिश को बढ़ाया गया। भारी बर्फबारी और विषम परिस्थितियों में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे जवान मुस्तैदी के साथ सीमा की रक्षा में जुटे रहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में बर्फबारी हो रही है। घुसपैठ के तमाम रास्ते लगभग बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से घुसपैठ की कोशिश आए दिन करते रहते हैं। ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बर्फबारी में सेना के जवान भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बर्फबारी के बीच सेना के जवान देश की रक्षा के लिए सीना ताने खड़े हैं। वहीं ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर निगरानी की जा रही है। 30,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर सरहद पर भारतीय सेना के जवान इस हाईटेक ड्रोन से नजर रखते हैं पाकिस्तान के रावलाकोट पे, जहां से पाकिस्तानी आका लगातार घुसपैठ की कोशिश की फिराक में रहते हैं। उनकी ये कोशिश नाकाम करने के लिए भारतीय सेना के जाबाज जवान भारी बर्फबारी में एलओसी पर मौजूद है और ये इतनी ऊंचाई पहाड़ियों पर ये जाबाज जवान हमारे देश की रक्षा सुरक्षा करने हेतु किस तरीके से कदम ताल करते हुए, हालांकि नॉर्मल भी आप चल नहीं सकते, लेकिन इतनी बर्फबारी में भी आप इनके कदमों की ताल देखिए, किस तरीके से भारी भरकम हथियारों के साथ ये यहाँ पर मौजूद है। और यही इनका एक मकसद है कि कम से कम घुसपैठ जो है वो ना हो और तीसरी आंख से नजर जो है वो बनाई जा रही है। आपको बता दें कि ओजीडब्ल्यू की संख्या जो पाकिस्तानी आका बढ़ाते जा रहे हैं और इस पार उनको सरहद पार कराने की कोशिश लगातार वो कराने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में हमारे ये जो जाबाज जवान है किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। भारतीय सेना के बेड़े में हाल ही में कई हथियार और उपकरण शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि कई ऐसे उपकरण और हथियार हैं जो मेड इन इंडिया हैं। इसके अलावा साकेत स्नाइपर राइफल भी है, जिसकी क्षमता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वो 1200 मीटर की रेंज में अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। सफेद चादर में लिपटी सरहद पर भारतीय सेना के जवान हाईटेक हथियारों के साथ आतंकियों को निस्तेनाबूद करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाईटेक हथियारों की जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये पहला हाईटेक हथियार AMR हाई टेक्निक हथियार है। इसकी रेंज 1800 मीटर है और ये स्वीडन बेस्ड हथियार है। आगे चलेंगे तो ये देखिए दूसरी गन, ये है साको स्नाइपर राइफल है ये, और 1200 मीटर तक दूर आतंकी को ढेर करता है ये हथियार। ये हथियार मेड इन फिनलैंड है।
है ये मल्टी शॉट ग्रेनेड जो आगे तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये मल्टी शॉट ग्रेनेड इससे पहले भारतीय सेना के बेड़े में नहीं था और इसका कमाल तब देखा जाता है जब आतंकी किसी घने जंगल या हाइडआउट में छिपे होते हैं और उस समय इसका काम जो है आतंकियों का तमाम करने के लिए इन हथियारों का जो इनकी हथियारों की मदद जो है वो ली जाती है। आपको बता दें यूबीजीएल जो कि अक्सर लॉन्ग रेंज फायर करता है और दुश्मन के खात्मे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। तस्वीरों में ये जो हाईटेक हथियार आप देख रहे हैं इससे पहले भारतीय सेना के जवानों में ये हथियार उनके बेड़े में नहीं थे, लेकिन हाईटेक हथियारों के साथ उनकी रेंज भी लंबी है और इस गन का साइज भी जो AMR जो इतना बड़ा हथियार है इसकी रेंज भी देखिए और इसका साइज भी देखिए। इतने बड़े हथियार के साथ किस तरीके से आतंकियों को निस्तेनाबूद जो है वो किया जाता है। ये ऐसा हैंड ग्रेनेड है जो मल्टी फायर करता है। इससे पहले ऐसा कोई ग्रेनेड नहीं था जिससे आप मल्टी फायर कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना के पास ये मल्टी टैलेंटेड मुझे लगता है कि मल्टी टैलेंटेड कहा जाएगा क्योंकि ये मल्टी फायर करता है। बॉर्डर पर बर्फ के रेगिस्तान में जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सेना के जवानों का जोश देखकर बॉर्डर पार बैठे दुश्मनों की कंपकंपी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर संभल में जारी खुदाई के बीच अब मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही। विवाद में जिसने पत्थर बरसाए उसकी तलाश हो रही। अतिक्रमण हो या फिर बिजली चोरी, हर एंगल से प्रशासन संभल में कार्रवाई में जुटा है, लेकिन संभल की सियासत है कि थम ही नहीं रही। खासकर बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मंदिर का मुद्दा हिंदुत्व से जुड़ा है जो बीजेपी का कोर एजेंडा है और सपा सांसद की बिजली चोरी का मामला विपक्ष पर सवाल उठा रहा है। अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है। संभल में मंदिर मस्जिद की सियासत अब यूपी में 2027 चुनाव की धुरी बनती जा रही है। संभल अब सियासत का नया रण क्षेत्र बन चुका है, जिसने सर्द मौसम में सियासी तपिश को बढ़ाया हुआ है। मंदिर, कूप और बावड़ी के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ सालों पुराने मंदिरों के ताले टूट रहे हैं तो विपक्ष के पसीने छूट रहे हैं। जमीन से पुरानी मूर्तियां निकल रही हैं तो पिछली सरकारों के चिट्ठे भी खुल रहे हैं। शीत सत्र में सीएम योगी का आक्रामक तेवर बता चुका है कि संभल का इतिहास विपक्ष की पोल खोल रहा है। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। सीएम योगी ने सदन में इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया। दंगों में मारे गए हिंदुओं का जिक्र किया। मंदिर मिलने का मामला हो या फिर कूप या खंडित मूर्तियां, सीएम ने साफ कह दिया है कि खुदाई भी होगी और दंगाइयों पर कार्रवाई भी होगी। और चलिए